हाँ भाई फर्स्ट ईयर। तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एस प्रावस्था के बारे में, राइट। तो एस प्रावस्था को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतियां हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिकृतियां से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं किसमें होंगी, आपकी ग्रोथ फेज में होंगी, ठीक। अब हम बात करें आपके सेकेंड फेज के बारे में। G2 फेज मतलब G2 प्रावस्था, ठीक है। इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ फेज सेकंड, ठीक है ना। वृद्धि प्रावस्था द्वितीय या द्वितीय वृद्धि प्रावस्था के नाम से इसे हम जानेंगे। इसे हम एक और इंपॉर्टेंट रोल के नाम से जानते हैं, दैट इज ये हमेशा एस फेज के बाद आने वाली प्रावस्था है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पश्च संश्लेषी प्रावस्था, ठीक है। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसे हम, पश्च संश्लेषी प्रावस्था के नाम से हम जानेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम, इसमें होता क्या है, किस चीज की वृद्धि होती है। तो इसमें जनरली बनता है आपका आरएनए का निर्माण होता है। इसमें जनरली बच्चों को क्या लगता है कि सिंथेटिक फेज में आरएनए बनता है ना, क्योंकि जो भी चीज बनती है वो सिंथेटिक प्रावस्था में बन जाती है, जो कि गलत होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जो आपका आरएनए का निर्माण होता है हमेशा ग्रोथ फेज में होगा। अब ये ग्रोथ फेज किस तरीके से ग्रोथ करेगी बताएंगे। यहाँ पर आरएनए का निर्माण हो रहा है, साथ में आरएनए के प्रकारों का निर्माण भी होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसके प्रकार, आरएनए के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हाँ बताएं। गुड, ठीक है। खैर, जब हम लोग क्लास बात करें आपके आरएनए के निर्माण और आरएनए के प्रकारों के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो निर्माण होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इसी में निर्माण हो जाता है। इसकी तैयारी जो होती है वो आपकी जीवन प्रावस्था में होती है, ठीक है। मतलब जीवन प्रावस्था में आपकी कोशिका विभाजन के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोशिका विभाजन की तैयारी जो है हमेशा जीवन प्रावस्था में देखने को मिलेगी, ठीक है। एस प्रावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और आपका G2 फेज में आरएनए और आरएनए के टाइप्स का निर्माण होगा, ठीक है। समझ में आया इतना बात, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए, आप लोग जानते हैं, इसे रफ कर देते हैं, तो लिख ही लिया होगा वैसे भी, है ना। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें अब इंटरफेस के बारे में, ठीक है, तो इंटरफेस में जब कोशिका हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो जैसा उसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। जैसा हमारा सेल होता है सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ उसमें तैयारी होती है सिर्फ, ठीक है। आपका डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, आरएनए बनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों में आपके इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। भाई जो चीज बटनी भी तो है, आप लोगों को अगर चौक को बांटना है दो पार्ट्स में, तो दोनों इतना तो होना चाहिए कि दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो सके, ठीक है। तो जितनी भी चीजें होती है वो सब चीजें ग्रोथ करेंगी, वृद्धि करेंगी, वो सारी इंटरफेस में होती है, ठीक है। चाहे आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, डीएनए से रिलेटेड हो, आरएनए से रिलेटेड हो, या फिर आपके सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड हो, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल जनरली किस में डिवाइड होते हैं आपके, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोशिका द्रव्य विभाजन में, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे कोशिकांग किस में मौजूद होते हैं, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सब में क्या होता है, डिवीजन होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, समझ में आया होगा, होप सो। चलिए आगे बात करते हैं हम।
बनाते जाइए सभी साथ साथ। बनाइए। बना लिया? ड्रॉ कीजिए। हो गया? चलिए अब बात करते हैं। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें यहाँ पर आपके सामने जो है कोशिका चक्र में, मतलब आपका कोशिका चक्र में यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकंड इज प्रोफेज। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके इंटरफेज में, ठीक है, इंटरफेज में पूरी कोशिका एज इट इज रहती है, उसमें कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन से रिलेटेड उसमें क्या होंगी, तैयारियां होंगी। ठीक है, तैयारियों का मतलब है इसमें आपका, ये देखिए, ये आपकी पूरी सेल है। सेल के अंदर उपस्थित होता है केंद्रक।
ठीक है। तो आपको पूरा कोशिका का विभाजन अगर पढ़ना है तो किस किस चीज को करना पड़ता है, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है, दोनों चीजों का विभाजन चाहिए हमें। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इस केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं आपके क्रोमोसोम, ठीक है। ये गुणसूत्र जो होंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, मतलब धागे नुमा संरचना में मौजूद होते हैं। जनरली आप क्रोमोसोम स्टडी करते हैं तो कुछ इस अवस्था में करते हैं, क्रोमेटिड वाले में, राइट। लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्रोमेटिड से रिलेटेड। लेकिन जो आपका इंटरफेज में, ये जो इंटरफेज प्रावस्था होती है, इसमें गुणसूत्र जो मौजूद होते हैं वो हमेशा धागे नुमा संरचना में मौजूद होंगे, बिल्कुल भी संघनित नहीं होते हैं। संघनित समझते हैं ना, तो संघनित अवस्था में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके ऊपर क्या उपस्थित होता है आपका केंद्रक के ऊपर, केंद्रक झिल्ली, ठीक। केंद्रक झिल्ली के अलावा यहाँ पर एक और संरचना बनाई गई है इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब तारकाय, ठीक है। तो इसमें आपको जो इस चीज का रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो इंटरफेस में क्या हुआ, सिर्फ केंद्रक विभाजन से रिलेटेड इसमें अब सिर्फ वृद्धि हुई है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, आरएनए बना है और आरएनए के टाइप्स बन गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें प्रावस्था देखने को मिलती है दैट इज द एम फेज। एम फेज में सबसे पहला जो फेज है, पहली प्रावस्था जो होती है दैट इज द प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है समझिएगा आप, देखिए क्लास, यहाँ पर आपके क्रोमोसोम जो थे, गुणसूत्र जो थे वो धागेनुमा संरचना में थे। प्रोफेज में आते आते ये गुणसूत्र जो होते हैं ये संघनित हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है संघनित कैसे होते हैं, तो संघनित करने के लिए इनमें होता है डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस, ठीक है। डिहाइड्रोजनेज मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। आप लोग जानते हैं किसी भी चीज में से अगर आप वाटर बाहर निकाल लेते हैं तो थोड़ा ठोस हो जाती है वो चीज, है ना, थोड़ी सी संघनित अवस्था में आ जाती है। तो सेम कंडीशन आपके केंद्रक के साथ होती है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस हो जाती है, जिसमें से क्या होगा, आपका जो गुणसूत्र है थोड़ा सा संघनित अवस्था में आ जाता है और ये कॉइल्ड होकर कैसे अवस्था में आ जाएगा, आपके इस तरह की अवस्था में, ठीक है, संघनित अवस्था में आ गया, ठीक। इसमें एक खास बात और होती है जो सिर्फ प्रोफेज में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मेटाफेज और प्रोफेज को लेकर, कि इसमें क्या है, ये जो आपका यहाँ मैंने वो बनाया था न्यूक्लियोलस, ठीक है, आपकी जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें अब न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अदृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अदृश्य सिर्फ केंद्रिका तो होती ही होती है, इसके अलावा जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है वो भी धीरे धीरे अदृश्य होने लगती है, बिल्कुल अदृश्य हो गई, ठीक है। इसे आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, मेटाफेज में नहीं कर देना इस चीज को। क्यों नहीं करना, देखो इसका रीजन बता देती हूँ। हम लोग जब भी माइटोसिस समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं क्लास, तो उस वक्त हम लोग सबसे लास्ट प्रावस्था जो पढ़ते हैं टीलोफेज, ठीक है। आप लोग जानते होंगे टीलोफेज को हमेशा प्रोफेज का उल्टी प्रावस्था बताई जाती है, ऑपोजिट फेज बताया जाता है ना। क्यों विपरीत प्रावस्था क्यों बताते हैं, रीजन है, देखिए आप लोग जानते हैं टीलोफेज प्रावस्था जो होती है उसमें केंद्रिका का निर्माण होता है, ठीक है। केंद्रिका का निर्माण कब होगा, जब प्रोफेज में ये विलुप्त होगी तभी तो होगा। भाई उल्टी प्रावस्था हम बता रहे हैं तो किस वजह से बता रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं कि टीलोफेज में न्यूक्लियोलस बनता है तो प्रोफेज में वो विलुप्त होगा, ठीक है। टीलोफेज में हम ये बोलते हैं कि उस प्रावस्था में आपकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो बनने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी प्रोफेज अवस्था में वो भी विलुप्त होना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो जो जो चीजें इसमें विलुप्त होंगी वो सभी चीजें आपकी टीलोफेज में बनेंगी, और जो इसमें बनती है वो उसमें सीधे से विलुप्त हो जाएंगी। जस्ट ऑपोजिट होते हैं दोनों फेज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे टीलोफेज के बारे में तो खैर हालांकि, लेकिन जब हम लोग क्लास बात करें आपकी प्रोफेज के बारे में तो देखिए इसमें क्या हुआ, एक तो आपका जो न्यूक्लियोलस था मतलब केंद्रिका वो विलुप्त हुआ, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना स्टार्ट हुई, साथ में जो आपका सेंट्रोसोम था मतलब तारकाय उसमें विभाजन होता है। जैसे ही इनमें विभाजन होगा ये सेंट्रोसोम दो टुकड़ों में बंटने के बाद
कोशिका के दो विपरीत ध्रुवों की तरफ चलने लगते हैं, इतना जानते हैं। और जब ये चलते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर, तब उस वक्त क्या बनाते हैं, एस्ट्रल रेज बनाते हैं। एस्ट्रल रेज बनाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल किरणें बोलते हैं, है ना। तो एस्ट्रल किरणों का निर्माण होता है किसकी वजह से, तारक काय की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो विपरीत ध्रुवों की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं ये है इसके विपरीत ध्रुव, ठीक। तो ये जो प्रावस्था होगी, देखिए ये है और ये, ठीक है, चार भागों में डिवाइड किया, ये है इसके पोल, ठीक है, ध्रुव है, और ये होती है इसकी इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट होती है इसमें, ठीक। इक्वेटोरियल प्लेट के इन दोनों तरफ उपस्थित होते हैं इसके विपरीत ध्रुव, ठीक है। तो विपरीत ध्रुव पर कौन जाते हैं, आपके सेंट्रोसोम विभाजित होने के बाद, ठीक है। वहीं इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या आएगा, आया नहीं है प्रोफेज में, आएगा, वो होते हैं आपके गुणसूत्र, ठीक है, जो क्रोमेटेड होने के बाद में किस पर व्यवस्थित होंगे, आपके ऑपोजिट पोल पर तो नहीं होते हैं, विपरीत ध्रुवों पर तो नहीं होते हैं, वो हमेशा व्यवस्थित होते हैं आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है। तो देखिए क्लास, आज हमने जो बात की वो दो ही प्रावस्थाओं की बात की है, दैट इज द इंटरफेज एंड प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज को रट लीजिएगा, इसके बाद जो स्टार्ट होगी दैट इज द मेटाफेज। मेटाफेज में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फर्स्ट ईयर, बाकी कल बात करते हैं।